पाकिस्तान को नॉर्वे से क्या सीखना चाहिए? औरंगजेब का ज़माना तो हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो दुनिया का 25% था, और क्यों हम पीछे चले गए उन अवामिल पे हमको खुद गौर करना चाहिए। वो हमें नॉर्वे की स्टडी करने से नहीं मिले। लोग जो हैं वोट देते वक्त क्या देखते हैं अपने लीडर्स में? मेरा ख्याल यहाँ वोट लीडर की बुनियाद पर नहीं दिया जाता। तो पार्टी किसी को पार्टी किस प्रोग्राम बुनियाद अपना देती है, मंशूर अपना देती है, और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है। असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनली 4 साल की मुद्दत है और वही रहे। और इसी तरह यहाँ पे जो असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं हुई जा सकती। वहाँ पे हुकूमत बनती है और साल बाद ही आ जाती है ओपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके या खुद ही जैसे भी आ जाती है। हमने तो नहीं देखा 50 साल में, और मेरा ख्याल है उससे पहले 50 साल जो है वो उसमें भी कोई ऐसा वाक़या यहाँ नहीं हुआ। ये जो है जी जमहूरियत, इंसानी हकूक, कहते हैं जी यूरोप जो है ये हक बात पे डट जाते हैं। ये जो वैल्यूज हैं जो हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में मिसिंग है। इस बात को इस गलती में नहीं कभी पढ़ना चाहिए कि कोई सोसाइटी अगर अच्छे असूलों पे चल रही है तो उसमें कमजोरियां नहीं, वरना पुलिस क्यों हो, वरना जेलें क्यों हो, वरना अदालतें क्यों हो। क्या क्राइम है यहाँ पे? अगर वाकयात हैं तो किस तरह के होते हैं? फाइनेंशियल क्राइम भी है, चोरी का क्राइम भी है, सेक्सुअल क्राइम्स भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ओस्लो में मौजूद हूँ, नॉर्वे, और मेरे साथ सैयद मुजाहिद अली साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और तकरीबन 50 वर्ष का अरसा तो आपको यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर किस तरह आए, नॉर्वे की अच्छी चीज़ें क्या हैं, नॉर्वे से क्या सीखना चाहिए, यहीं से ये इंटरव्यू का स्टार्ट भी यहीं से हुआ है, जिस पे मैंने कहा कि हमने रिकॉर्ड करनी है बातें, और इन्होंने क्या देखा और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, सारी बातें। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब। आपका शुक्रिया फरूख साहब, बहुत। तो ये बताएं सबसे पहले कि यहाँ नॉर्वे का इंतखाब ही क्यों किया आपने? 50 बरस आपको होने वाले हैं। इत्तेफाक क्या है कि यहाँ पे मौका था, जहाँ सीख समा जाते वहीं आदमी चला जाता है। तो मैं असल में उस वक्त भी 70s में भी इस बात पे कॉन्शियस था कि मुझे चूँकि काम ही करना है तो स्टूडेंट के तौर पे कहीं ना जाया जाए। उस वक्त आम तौर पे I-20 पे अमेरिका जा रहे थे, मैं पाकिस्तानी नौजवान। तो आपने अमेरिका को छोड़ के नॉर्वे को तरजीह दी? अमेरिका मुझे 2 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल गया था, लेकिन मुझे पता था कि अगर दूसरी ये शायद जर्नलिस्ट होने का फ़ायदा होता है जब आप पब्लिक किसी स्फेयर में काम कर रहे होते हैं कि आपके पास थोड़ी मालूमात आ जाती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने क़ारीन के लिए भी। तो इसलिए मैंने अमेरिका को सोचा कि वहाँ जाऊँगा तो स्टूडेंट भी और फिर काम भी करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं हैं जागीरदार कि वो मुझे पैसे भेज सके। तो लिहाजा मैं इंतज़ार करता रहा, तो इस मौका मिला मुझे यहाँ नॉर्वे के वर्क परमिट पे आने का, तो मैं यहाँ आ गया। हम तो आज का नॉर्वे देख रहे हैं ना, हमारे पीछे खूबसूरत मौसम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ बेहतरीन है। ओस्लो की तो अभी बात। ये नॉर्वे तब जब आप आए थे तब कैसा था? नॉर्वे की उठान कैसे हुई? नॉर्वे जो है बुनियादी तौर पे तो यूरोप का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब शऊर मौजूद था, तालीम भी मौजूद थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था। लेकिन बुनियादी तौर पे नॉर्वे कोई अमीर मुल्क नहीं था, ये यूरोप का गरीब मुल्कों में ही शामिल था। लेकिन 60s में मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद ऑयल एक्सप्लोर हुआ नॉर्थ में, और उसके बाद 70s में उसके समरात आना शुरू हुए। उसी वक्त यहाँ पे फिर इंडस्ट्री जो है उसने फ्लरिश किया, बाहर से इमिग्रेंट्स को लाया गया ताकि वो जो ज़रूरतें हैं इंडस्ट्री की वो पूरी की जा सके। आप जब आए तब किस तरह के हालात थे, खुद किस तरह की जॉब्स की, क्या देखने का मौका मिला? उस वक्त नॉर्वे जो है जिस वक्त वसाइल आने शुरू होते हैं उनको कंज्यूम नहीं किया होता सोसाइटी ने, तो जिस तरह एक तरक्की पज़ीर मुल्क होता है तकरीबन वही हालात थे। अगरचे एक खुशहाल मुल्क था लेकिन बुनियादी सहूलतें नहीं थी। मिसाल के तौर पे हर घर में बाथरूम नहीं था। अच्छा। जी, और बल्कि बिल्डिंगों में दूसरा एक 16, 18, 20 अपार्टमेंट्स की एक बिल्डिंग है, तो उसके लिए ड्राई टॉयलेट जो है वो नीचे अहाते में होता था, और वो कम्यून की जो गाड़ी है वो हफ्ते में एक दफ़ा आके, मैं ऐसी बिल्डिंग में एक हफ्ता रहा हूँ। चूँकि मैं यूज़ टू नहीं था लिहाजा मुझे जल्दी भागना पड़ा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कम से कम टॉयलेट जो है वो ऐसा हो जो फ्लश किया जा सके। तो इस तरह था, लेकिन उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तरक्की की है और इंडस्ट्री भी इनकी बहुत फ्लरिश हुई है, लेकिन दुनिया में भी इन्होंने अपना सफारती लिहाज से काफ़ी नाम अपनी आबादी और अपने हुजम के मुकाबले में आपने तो एक मंजरनामा बताया ना कि इस तरह था, अब वो मंजरनामा जब चेंज हुआ है तब किस तरह से हुआ है? यानी बदला तो सही, जो नॉर्वे की उठान अगर आप कह सकते हैं कि यार इन सालों में तो नॉर्वे इस्टेब्लिश हो गया बेहतरीन, और फिर दुनिया ने इसकी नॉर्वे को इस तरह से देखा।
देखिए, नॉर्वे बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यहाँ पे बादशाह वापस आया है, इंग्लैंड चला गया था एक्साइल में, और उसके बाद से जो स्ट्रगल हुई है, उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की। जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मेरा ख्याल है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी कि डेमोक्रेसी पे, इक्वलिटी पे आहिस्ता आहिस्ता इनका यकीन जो है वो एक सिस्टम का, निज़ाम का, मिजाज का हिस्सा बनता रहा। जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद थी, इनके लोगों को एहतराम दिया जाए, एक दूसरे के साथ अकोमोडेट किया जाए और मुआशरे को मिल के काम जो है बनाने की कोशिश की जाए। तो ये जो है जी जमहूरियत, इंसानी हकूक़, कहते हैं जी यूरोप जो है ये हक बात पे डट जाते हैं। यूरोप ये यहाँ की सोसाइटी हक सच है, ईमानदार हैं, ये हैं वो हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में मिसिंग है, और बड़ा मेन एलिमेंट्स ये हैं। तो ये जब आप यहाँ पर आए तो आपने कहा ये सब कुछ मौजूद था, यानी इनकी मुआशी जो है वो हालत तो बाद में बदली, यानी आपके सामने ये सब कुछ हुआ। जी जी जी, ये चीज़ें मौजूद थी। जी, ये और अगर इसकी हम कोई मिसाल देना चाहें, मिसाल के तौर पे यहाँ की सियासत हो, ताकत के जो मराकज़ हैं, यहाँ पे आपने कोई वाक़यात बता सकते हैं जिससे ज़रा समझ देखने वालों को समझ जाए? मिसाल के तौर पे हुकूमत जो है वो 4 साल बाद इंतखाब होता था और हुकूमत तब्दील होती थी। ये हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि 5 साल चली गई हुकूमत, 5 साल चली गई हो, या नई जो पार्टी है वो जीत गई हो और जाने वाले ने हुकूमत देने से इनकार कर दिया हो, या किसी के MNS खरीद के नई हुकूमत बनाने की कोशिश की हो, यानी कि ये मौजूद था यहाँ। और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है। असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनली 4 साल की मुद्दत है और वही रहती है। और इसी तरह यहाँ पे जो असेंबली है वो डिज़ोल्व नहीं हुई जा सकती। आमतौर पर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इस तरह इंग्लैंड का है, इस तरह हमारा है, इस तरह इंडिया का है, वहाँ पार्लियामेंट तोड़ी जा सकती है। जब यहाँ पे ये गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ गुंजाइश ही नहीं। यहाँ पे पार्लियामेंट को 4 साल की मुद्दत पूरी करनी है। इसका मतलब ये है वो 4 साल के दौरान पॉलिटिकल किसी पार्टी को अगर मेजॉरिटी हासिल नहीं है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या तो वो माइनॉरिटी के तौर पे उनको मेजॉरिटी रहेगी, यानी कि हर मामला जिस पर फैसला करवाना है तो उनको अक्सरियत हासिल करनी पड़ेगी, या फिर उनको साथ एलाइज मिलाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपनी सोसाइटी से जी। तो वहाँ पे हुकूमत बनती है और साल बाद ही आ जाती है अपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके या खुद ही जैसे भी आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉपुलर लीडर हो जिसका कोई कल्ट हो किसी तरह से भी और उसको हुकूमत ना मिली हो और फिर शोर शराबा हुआ, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ यहाँ पे? हमने तो नहीं देखा 50 साल में, और मेरा ख्याल है उससे पहले 50 साल जो है वो उसमें भी कोई ऐसा वाक़या यहाँ नहीं हुआ। ग्रहानसन यहाँ का, आयना ग्रहानसन जो है वो कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, जिसने यहाँ पे दूसरी जंग के बाद मुल्क को खड़ा करने में किरदार अदा किया। लेकिन इस तरह का कल्ट यहाँ नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली मेरा ख्याल है इस सोसाइटी में एजुकेशन जो है उसका रिवाज काफ़ी पुराना है, और लोग जो हैं इन बुनियादी चीज़ों को, मिसाल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्वे ने अपना आइन पहले बनाया और स्वीडन से 1905 में आज़ादी पहले ली। यहाँ का आइन 1814 में अशराफिया ने बनाया था, आइसफुल जगह है वहाँ पे, और उस आइन को मंजूर करवाने के लिए, उसकी बुनियाद पे नेशनल आइडेंटिटी के लिए यहाँ के जो इंटेलिजेंशिया है, राइटर्स हैं और पोइट्स हैं, उन्होंने जद्दोजहद की। और यहाँ अगर आप 17 मई को आएँ, जो यहाँ का यौम आइन है, असल में इसी कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, वो बच्चों का दिन होता है। ये स्कूलों के बच्चे जुलूस निकालते हैं और बादशाह को सलाम करते हैं और बादशाह ने सलाम क्या आपने आइन दिया? तो हाँ, कि हम मतलब वो स्ट्रगल की थी, वो बच्चों के जुलूसों से स्ट्रगल हुई थी। तो ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे यौम आज़ादी वाले दिन या यौम आइन वाले दिन बच्चों का जुलूस निकाला जाता है, और मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद मुल्क है शायद, और उसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं उस दिन का। अगर आप कभी दोबारा नॉर्वे आना चाहें, 17 मई को अपने प्रोग्राम में शामिल हैं। तो नॉर्वे की वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट, जो इसे मुमताज़ करती है बाकी दूसरे ममालिक से या यूरोप से? इवन मेरा ख्याल नॉर्वे की जो वैल्यूज़ हैं वो तो बेसिकली वही हैं जो यूरोपियन वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा रिमोट मुल्क है और नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी उनमें ओरिजिनलिटी मौजूद है। इनके एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, सोसाइटी के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना काम पूरे तरीके से करना चाहिए, और नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो सरकारी चीज़ों का नहीं होना चाहिए, और अपने हक़ से कभी आप विड्रॉ ना करें और दूसरे का हक़ आप लेने की कोशिश ना करें। अब जब ये बातें हम कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई 100% प्रिंसिपल के तौर पे किसी मुल्क पे नाफिज हो गया। भी देखिए, इस बात को इस गलत
सोसाइटी में नहीं कभी पढ़ना चाहिए कि कोई सोसाइटी अगर अच्छे असूलों पे चल रही है तो उसमें कमज़ोरियाँ नहीं, वरना पुलिस क्यों हो, वरना जेलें क्यों हों, वरना अदालतें क्यों हों। इसका मतलब ये है कि उन असूलों को तोड़ने वाले, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले, बुराई फैलाने वाले भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ रेजिस्टेंस और उनके खिलाफ खड़े रहने का जो रवैया है वो मौजूद है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा। तो ये बताइए कि यहाँ पे वैसे क्राइम की बात लें तो क्या क्राइम है यहाँ पे? अगर वाक़यात हैं तो किस तरह के होते हैं वाक़यात? हर किस्म का क्राइम है यहाँ। चोरी, फाइनेंशियल क्राइम भी है, चोरी का क्राइम भी है और सेक्सुअल क्राइम्स भी हैं। और उसकी रेशो कम होगी या? मैं चूँकि इस पे रिसर्च नहीं करता अच्छा। हूँ तो मैं बहुत ठोस आपको नहीं बता सकता, हाँ। लेकिन बहरहाल मौजूद हैं ये चीज़ें सारी। और लोग जो हैं वोट देते वक्त क्या देखते हैं अपने लीडर्स में कि क्या खूबियाँ होनी चाहिए, किस लीडर्स को बात नहीं पे? दे, मेरा ख्याल यहाँ वोट लीडर की बुनियाद पर नहीं दिया जाता। यहाँ लोग, एक तो वोट पर्सनल मिलता नहीं है, अच्छा। आपको पता है यहाँ हल्के नहीं होते हैं, हम्म। यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक पार्टी अपनी नुमाइंदे मुंतखब कर देती है तो आप पार्टी को वोट देते हैं तो- और जो पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके मुताबिक उसको सीटें मिल जाती हैं। तो पार्टी किसी को पार्टी किस प्रोग्राम बुनियाद- अपना देती है, मंशूर अपना देती है हम्म। और उस मंशूर की बुनियाद पे, मिसाल के तौर पे अब जो इस वक्त था तो राइट की जो पार्टियां थी वो ये कह रही थी कि हम टैक्स कम करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी कम करेंगे, टैक्स बढ़ा लोगों को बहुत ज़्यादा है, लोगों को इनफरादी आज़ादी मिलनी चाहिए। हम्म। और जो इस वक्त हुकूमत में है और जिसकी हुकूमत अब जारी रहेगी लेबर पार्टी की, उन्होंने यही कहा कि हाँ आपकी सहूलतों में इजाफा करेंगे, हम स्टेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मुआशरे को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मेरा ख्याल है यहाँ पे चूँकि हुकूमत के पास वसाइल काफ़ी हैं और उनको सिर्फ इस्तेमाल करने के तरीके के मसले पे इख्तलाफ होता है या थोड़ी सी वैल्यूज़ की बुनियाद पे इख्तलाफ होता है, वरना बेसिकली कुछ सियासत में बहुत ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद हैं। वो बात वहाँ से शुरू हुई थी, आपने तो उसका जवाब को छोड़ दिया था, अब कैमरा हमने खोला है। आप बात ये कि पाकिस्तान को नॉर्वे से क्या सीखना चाहिए? मेरा ख्याल है हर मुल्क को अपने आप से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप में, आपने देखा होगा, अपनी ज़ात का सफ़र करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। इंसान ताकतवर होता है, इंसान रोशन ख्याल होता है, सिर्फ उसको ये है कि थोड़ा एहसास होना चाहिए कि मैं इंसान। अगर हम इंसानियत को तलाश करें, अगर हम हमारी तारीख़ में बेशुमार अच्छे किरदार मौजूद हैं। आप देखें जाके पिछले 100 साल के दौरान कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमने पैदा की। मैं नाम नहीं लेना चाहता फसाद खल्क से कि हर आदमी का अपना हीरो होता है, लेकिन बेशुमार हमने हर शोबे में लोग पैदा किए। तो हमारी तारीख़ जो है वो उससे भी ज़्यादा है। आपको भी मैं शायद अर्ज़ कर रहा था कि जब औरंगज़ेब का ज़माना था तो हिंदुस्तान का जो GDP था वो दुनिया का 25% था। और क्यों हम पीछे चले गए? उन अवामिल पे हमको ख़ुद गौर करना चाहिए। वो हमें नॉर्वे की स्टडी करने से नहीं मिलेगा। हाँ, हमें ये सीखना चाहिए कि छोटी कौमें भी, ये 5.5 मिलियन की कौम है, ये भी एक खुशहाल बड़ी कौम है और एक मुमताज़ कौमों में दुनिया में इसका शुमार होता है। उसकी क्या वजह है? इन वजूहात को हम देखें और वो वजूहात अगर हम में नहीं है मौजूद तो उनको हासिल करने की कोशिश। वैसे ये बहुत लंबी स्टडी है, लेकिन अगर 2-4 पॉइंट्स में हम इसे सम अप कर सकते हैं कि एक पॉइंट में कर सकते हैं कि हाँ। आप अपना फ़र्ज़ जो है, जो आप एक कोई भी हक जो है वो बगैर फ़र्ज़ के नहीं होता। अगर आप मुआशरे से कुछ मांग रहे हैं तो मुआशरे को आपको कुछ देना भी पड़ेगा। अगर हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं कि आपको बुनियादी सहूलतें दी जाएँ तो आप सोचें कि क्या आप मुनासिब टैक्स दे रहे हैं, क्या आप वो खिदमत मुआशरे को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे हुकूमत मजबूत होगी और आपको वसाइल प्रोवाइड करेगी। अभी आज़ाद कश्मीर में जद्दोजहद चल रही है और वहाँ पे जो मुतालबे किए जा रहे हैं वो तकरीबन ऐसे मुतालबे हैं कि जिस तरह नॉर्वे की एक वेलफेयर स्टेट हो और वो उसके लोग उससे मुतालबा करें। तो मुझे ये कोई आज़ाद कश्मीर का लीडर बता दे कि क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो सारी आबादी को वो पूरे कर सके, रोज़गार दे सके, सेहत की प्रोवाइड कर सके, मुफ्त बिजली दे सके और सारी सहूलतें प्रोवाइड कर सके। और क्यों नहीं? अगर क्यों का जवाब हर आदमी तलाश कर ले कि क्या मैं टैक्स देता हूँ, क्या मैं चोरी करने वाले का हाथ रोकता हूँ, क्या मैं जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको ज़ाया करने वाले को रिपोर्ट करता हूँ, अगर नहीं करता तो फिर हमें कुछ सीखने के लिए। नॉर्वे वेलफेयर स्टेट है, यानी यहाँ पे कोई भी शख्स, किसी के पास रोजगार है नहीं है, हुकूमत कहती है बेफिक्र हो जाओ, हम कर लेंगे। हुकूमत ये नहीं कहती, हुकूमत ये कहती है हमारी जिम्मेदारी है कि हर आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए। ठीक है। अगर रोज़गार नहीं है तो उसके लिए कोई टेम्परेरी हम उसको सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। हुकूमत ये कहती है कि यहाँ बच्चा जिस वक्त पैदा होता है उस वक्त से लेके उसको 18 साल की उम्र तक स्टेट उसको फाइनेंस करती है ऑलमोस्ट। यहाँ एजुकेशन मुफ्त है, यहाँ इलाज मुफ्त है
और यहाँ आप स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तकरीबन कहीं पे आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और तालिब इल्मों को फाइनेंस किया जाता है, कर्ज़ा दिया जाता है और वह कर्ज़ा इंटरेस्ट फ्री होता है जब तक वो काम शुरू न करें। मुझे किसी ने बताया कि अगर आपका बच्चा पैदा हो तो आपको एक अच्छी रकम फौरी तौर पे दे दी जाती है हुकूमत की तरफ से। जी, अगर वो 10,000 यूरो। अगर माँ काम नहीं कर रही हाँ, तो उसको वो एक मेरा ख्याल सम मिलती है। अगर माँ काम कर रही है उसको या छुट्टी का राइट होता है कि मेरा ख्याल 1 साल तक की छुट्टी है माँ को। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद Thank you very मुजाहिद अली much। साहब। उम्मीद है कुछ आपको मिला होगा। इंशाल्लाह।